वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी एक्सटेंशन के अंदर अपने जो पढ़ रहे हैं पशुपालन विभाग के जो कार्यक्रम और योजना है उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार। अब आप बताओ बच्चों, जो कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा नस्ल सुधार का मतलब ये है कि जो अच्छी नस्ल के प्रूवन सायर है, जो सांड है, उनका जो वीर्य है, हिमकृत वीर्य फ्रोजन जो सीमन है, उसको एकत्रित करके स्ट्रो के अंदर डाल के कहीं भी अपने दूर दराज जहाँ पर ये नहीं है तो एआई के द्वारा अपने नस्ल सुधार कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। वो कैसे होता है? जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है वहाँ पर क्या है, जो उनके सीमन के एकत्रित किए होते हैं, जो अच्छी नस्ल के सांड हैं उनका जो सीमन है वो स्ट्रा, आपको पता है तरल नाइट्रोजन के अंदर वो जो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्ट्रा रखी जाती है उसमें सीमन होता है और वो कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा अपने कहीं पर भी उसको ले जा सकते हैं और उसको गर्भित कर सकते हैं मादा को। तो इससे ये फायदा है कि मान लो नेचुरल सर्विस कोई प्रूवन सांड है, वो किसी गांव में किसी शहर में है, मान लो किसी भी क्षेत्र में है, तो क्या अपने उसको 200-400 किलोमीटर पे नहीं ले जा सकते? वो तो उसका एक दायरा परिधि है, इस एरिया में ये जो है मैटिंग करेगा। तो उस तरह से जो एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इतनी बड़ी टेक्निक और एक सुविधा मिली है कि जो अच्छी नस्ल के सांड है उनका जो वीर्य एकत्रित किया, हिमकृत वीर्य फ्रोजन सीमन, और उसको स्ट्रा के द्वारा यानी एआई के द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रों में नस्ल सुधार में काम में लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया देखिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है। उच्च उत्पादन क्षमता, जिन नस्ल की उच्च उत्पादन क्षमता है उन्नत नस्ल के देसी गोवंश, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिनकी उत्पादन क्षमता उच्च है और नस्ल देसी है, जैसे गिर, त्राटी, थार पारकर, साहिवाल, मालवी, हरियाणवी, नागौरी, कांकरेज, भेषवश में मूर्य है, सूरती है। हिमकृत वीर्य द्वारा मादा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ठीक है, फ्रोजन सीमेन है, हिमकृत वीर्य कहते हैं हिंदी में। एआई के माध्यम से इनको गर्भित किया जाता है। पशुपालन की मांग पर, पशुपालन की मांग इतनी डिमांड है भी जो देसी नस्ल है वो धीरे धीरे घट रही है। तो अवर्गीकृत यानी कि नॉन डिस्क्रिप्ट पशु है, जो शुद्ध नस्ल नहीं है, उनको क्या किया जा रहा है, जो अपने विदेशी नस्ल के सांड है जैसे होलिस्टन है, जर्सी है, उनके जो वीर्य है उनका जो कृत्रिम एआई द्वारा उनको भी उत्पादन में लाया जा रहा है। अब अपने बात करें नकारा व अवर्गीकृत बछड़ों एवं सांडों का बधियाकरण। कैसे? यानी कि जो नकारा व अवर्गीकृत है नॉन डिस्क्रिप्ट, यानी कि जो किसी भी पर्टिकुलर नस्ल के नहीं है। नकारा यानी कि जो किसी काम के नहीं है, वैसे ही घूम रहे हैं, कोई नस्ल नहीं है, कोई बोझा ढोने के काम में नहीं है, या दूध उत्पादन क्षमता बढ़िया नहीं है, ब्रीडिंग वैल्यू ठीक नहीं है, शुद्ध नस्ल नहीं है, उनका बधियाकरण। क्यों? अगर बधियाकरण नहीं करेंगे तो वो क्या है, जो नॉन डिस्क्रिप्ट की जो संख्या है वो बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मैटिंग करेंगे और वो आगे नस्ल, बिगड़ी हुई नस्ल आगे संतति पैदा होगी। अब देखिए, जैसे अवांछित प्रजनन को रोकने, अवांछित का मतलब है जो बगैर किसी लक्षणों गुणों को ध्यान में रखते हुए जो करते हैं, मैटिंग करवाते हैं। अवांछित प्रजनन को रोकने तो नकारा व अवर्गीकृत नर पशुओं का बधियाकरण किया जाता है ताकि वो प्रजनन योग्य नहीं रहे। यानी कि जो प्रजनन नहीं कर सके उनका बधियाकरण किया जाता है, कास्ट्रेशन कर दिया जाता है, ताकि जो नॉन डिस्क्रिप्ट पशुओं की संख्या है उस पर लगाम लगाया जा सके। नेक्स्ट है पशु स्वास्थ्य देखभाल है बीमारियों की रोकथाम संबंधी कार्यक्रम। अब आपको पता है प्रबंधन होता है, अलग अलग न्यूट्रिशन अलग है, उनकी पेडिग्री टेस्ट है, वंशावली संतति परीक्षण है, उसकी ब्रीडिंग वैल्यू है, उनका लैक्सेशन पीरियड है, उनका नस्ल है, ये सब एक कड़ी से कड़ी जुड़ी है। उसी तरह से जो पशु स्वास्थ्य है, बीमारियों से संबंधित उनकी रख रखाव है, देखभाल है, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि बाकी। उन्नत विदेशी नस्लों व संकर नस्लों के पशु बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ भी रहे हैं इस चीज से भी, जो विदेशी नस्ल है उनमें इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और दूसरा जो हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड किसी पॉइंट या किसी लक्ष्य को देखकर अच्छे हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य के मामले में ये अति संवेदनशील है। कौन कौन से? विदेशी नस्ल और हाइब्रिड। अतः उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रबंधन अति आवश्यक है। उनका जो मैनेजमेंट और स्वास्थ्य की देखभाल अति आवश्यक है।
अन्यथा पशुधन से संपूर्ण लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है। नहीं तो अपने अगर उनकी उचित देखभाल नहीं की तो अपने जो लाइव स्टॉक पशुधन है उससे लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। अब आपको पता होगा भी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल कौन करेगा, उनके लिए हॉस्पिटलों की जरूरत होगी, स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं की जरूरत होगी और उन संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। अब आपको मैं आपके लिहाज से बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे उपकेंद्र है, उनकी स्थापना होने वाली है, खाली पड़े हैं, जहाँ जगह ऐसी है जहाँ पे है ही नहीं। तो और दूसरी जो आपकी पोस्ट है LSA की वो भी बहुत खाली पड़ी है, 5-6 हजार पोस्टें खाली पड़ी है। तो भरना तो पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी जिससे पशुधन बढ़ रहा है, रोगों की संख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से उनकी है। तो आपके लिए अभी उचित अवसर है, ठीक है। तो अच्छा अवसर मान के चलो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं अभी पोस्टें नहीं है, पोस्टें हैं। अब अपने देखते हैं भी पशु स्वास्थ्य देखभाल में क्या क्या संस्थाएं हैं, उनका कौन प्रभारी है, क्या उनके काम है, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करो आप पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु राज्य में 8,366 पशु चिकित्सा संस्थान कार्य करते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर 8,366 संस्थाएं हैं, वो काम कर रही है किस क्षेत्र में, पशु चिकित्सा क्षेत्र। अब वो संस्थाएं कौन सी है, वो अब अपने इनको डिवाइड करते हैं 8,366। देखो 35 संस्था है वेटनरी पॉलीक्लिनिक, VPC, वेटनरी पॉलीक्लिनिक। कौन सी, VPC, वेटनरी पॉलीक्लिनिक। कौन सी, वेटनरी पॉलीक्लिनिक। कितनी है, 35 पॉलीक्लिनिक। VPC, V का मतलब वेटनरी, P का मतलब पॉली, C का मतलब क्लिनिक। कितनी है राजस्थान के अंदर, 35। 786 है फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल, प्रथम श्रेणी चिकित्सालय। 786 राजस्थान के अंदर है 8,366, जिसमें से 35 तो है VP, वेटनरी पॉलीक्लिनिक, और 786 है वो है प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, यानी कि F का मतलब फर्स्ट, G का मतलब ग्रेड, V का मतलब वेटनरी, H का मतलब हॉस्पिटल। तो वो वहाँ पे ये नए देखकर प्रथम श्रेणी चिकित्सालय या फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल नए देखकर शॉर्टकट में लिख सकता है वो FGVH, फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल, प्रथम श्रेणी चिकित्सालय। उस 786। अब नेक्स्ट है 1709, यानी 1709 है वो है वेटनरी हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय। क्या है, पशु चिकित्सालय, जिसे अपने बोलते हैं VH। क्या बोलते हैं, VH, वेटनरी हॉस्पिटल। क्या बोलते हैं, VH। तो राजस्थान के अंदर कितनी है उनकी संख्या, 1709। 786 है फर्स्ट ग्रेड FGVH, फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल, और 35 है वेटनरी पॉली क्लिनिक, VPC। तो ये जो शॉर्ट नेम है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 198 वेटनरी डिस्पेंसरी, वेटनरी डिस्पेंसरी। कितनी है, 198 वेटनरी डिस्पेंसरी। तो ये क्या है, वेटनरी डिस्पेंसरी पशु औषधालय। कितने हैं, 198। अब बच गया जो लास्ट है 5,638 सब सेंटर SC, 5,638 सब सेंटर SC। कौन सी, SC शेड्यूल। देखो अपने SC के वैसे बहुत फुल फॉर्म बनती है, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से याद रखना है भी SC का मतलब है सब सेंटर। कितने, 5,638। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि आप सब सेंटर के प्रभारी होगे। जो सब सेंटर है उसमें जो मेन होगे वो आप होगे। तो सब सेंटर आपके कितने हैं राजस्थान के अंदर, 5,638। उसके बाद में आता है वेटनरी डिस्पेंसरी 198, उसके बाद में ये क्रम है इनका। उसके बाद में आता है वेटनरी हॉस्पिटल VH, वेटनरी हॉस्पिटल है 1709। उसके बाद में आता है फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल 786, और उसके ऊपर आता है पॉली क्लिनिक, वेटनरी पॉली क्लिनिक। तो अब ये क्रम है, तो आज अपने इस क्रम को भी ध्यान में रखना है। ये आपके जो सब्जेक्ट है जो आप कर रहे हो, LSA कर रहे हो, ये विभागीय चिकित्सा संस्थानों का जो क्रम है
तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, इसको याद करना ही करना पड़ेगा। बेसिक बात है, अगर यही नहीं पता हुई तो कल को पूछेगा भाई तू क्या करे LSC फुल फॉर्म के है, पता को नहीं, कौन सी पोस्ट पे आप प्रभारी हो पता नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, बेस है ये आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो सबसे जो नीचे वाली सेंटर है सब सेंटर उप केंद्र 5638। दूसरे नंबर पे क्या आया, वेटनरी डिस्पेंसरी 198। तीसरे नंबर पे क्या आया, वेटनरी हॉस्पिटल 1709। उसके बाद में 786 कौन सा आया, फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल। और उसके बाद में जो इसके ऊपर है वो BPC वेटनरी पॉलीक्लिनिक, उसकी संख्या कितनी है 35। तो कम से कम ये 5 जो क्रम है ये आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 5 क्रम आपको याद होने चाहिए। आगे इनके प्रभारी पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बता दिया अभी जो LSA है लाइव स्टॉक असिस्टेंट वो प्रभारी होता है सब सेंटर का। वेटनरी जो डिस्पेंसरी है उसका प्रभारी होता है वेटनरी असिस्टेंट, कौन सा VA वेटनरी असिस्टेंट, पशु औषधालय का वेटनरी असिस्टेंट, ठीक है। वेटनरी हॉस्पिटल का जो प्रभारी होता है वो है VO वेटनरी ऑफिसर VO। और जो प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल है उसका है SVO सीनियर वेटनरी ऑफिसर, सीनियर वेटनरी ऑफिसर। और जब अपने बात रह गई असिस्टेंट डायरेक्टर AD, पोली का कौन सा है AD असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने पिछली साल बच्चों को बताया 2, 5, 7, 10 बार, और जब मैं पूछता तो पूरे साल कई बच्चे ऐसे थे जो आंसर नहीं दे पाए। तो मैं आपको ये एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम पढ़ोगे थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, लेकिन ये तो मुख्य जबानी याद होना चाहिए आपके भी। कौन सा संस्थान है वो क्रम क्या है इनका, सबसे ऊपर दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे उनका प्रभारी कौन होता है, ये बात तो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जो आप डिप्लोमा कर रहे हो उसमें अहम बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार और रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले अपने बात की थी VP वेटनरी पॉलीक्लिनिक संख्या थी 35, प्रभारी है एडिशनल डायरेक्टर AD, हो गया। दूसरे नंबर पे फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल 786, प्रभारी कौन है SVO सीनियर वेटनरी ऑफिसर। उसके बाद में उसके 1709 वेटनरी हॉस्पिटल तीसरा नंबर, उसके बाद उसका प्रभारी कौन होता है वेटनरी ऑफिसर VO। उसके बाद में वेटनरी डिस्पेंसरी कितनी थी 198, प्रभारी कौन था उसका VA। और जो अंतिम जो उसका संस्थान का स्तर है वो है सब सेंटर 5638, प्रभारी कौन है उसका लाइव स्टॉक असिस्टेंट, यानी कि आप लोग प्रभारी बनोगे। जो एक उपकेंद्र बना होगा उस उपकेंद्र में आप प्रभारी होगा, यानी कि आप उस जो पद है उसमें आप सीनियर होगे, जैसे वेटरनरी ऑफिसर होते हैं। क्रम पढ़ लिया आपने, तो ये याद होना चाहिए आपको। भाई अच्छी तरह से मैंने 2, 3, 4 बार बता दिया, उसी तरह से आप 2, 3, 4, 5 बार आप पढ़ो, बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि कल को आपको ये ना हो भी कोई पूछे और आप जवाब न दे इसको, तो ये गलत बात है। अब देखो इनमें से सब सेंटर और वेटनरी डिस्पेंसरी के प्रभारी क्रम से पशुधन सहायक, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, पशु चिकित्सा सहायक VA, ये मैंने बता दिया, अभी इनको दोहरा रहे हैं। जबकि VH फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल वेटनरी पॉलीक्लिनिक के प्रभारी आपको पता है वेटनरी ऑफिसर VO सीनियर वेटनरी ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर AD। ये 5 क्रम है, आपको याद होने चाहिए। ये संस्थान राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित है, आपको पता है। तो 5638 माली उपकेंद्र है, तो कोई जरूरी तो नहीं है हर गांव में, हर में, तो पूरे राजस्थान के अंदर ही फैले हुए। तो इन संस्था का कार्य क्षेत्र, ये बात भी आप घोट के पी जाओ, जो इनका कार्य क्षेत्र है वो 8 किलोमीटर की परिधि का मतलब है जो पूरा घेरा है। इस तरह से वर्त की परिधि क्या है, जो चारों ओर का जो उसका घेरा वो वर्त की परिधि मानते हैं। उसी तरह से मान लो आपका उपकेंद्र है, उसके दायरे में जो 8 किलोमीटर का एरिया है वहां तक आपकी पहुंच है, यानी कि वहां आपका जो उपकेंद्र है वो कार्य करेगा। तो ये याद रखना 8 किलोमीटर। अब अपने रोग निदान केंद्र डिजीज डायग्नोसिस सेंटर
रोग निदान केंद्र। तो आप एक बात समझो, निदान का मतलब होता है पता लगाना। क्या करना? पता लगाना। तो ये बात आज घोट कर पीछो। निदान का मतलब ये नहीं है कि उपचार कर रहे हैं, उसको दवाई दे रहे हैं, नहीं। निदान का मतलब पता लगाना। तो ये क्या है? डिजीज डायग्नोसिस सेंटर। डिजीज यानी बीमारी, निदान का मतलब, डायग्नोसिस का मतलब पता लगाना, निदान, और सेंटर केंद्र। तो पशुओं में रोग निदान की सुविधा उपलब्ध कराने। तो देखो अपने ये पढ़ते हैं ना निदान, तो अपने समझ में नहीं है तभी निदान क्या चीज है। तो निदान का मतलब है पता लगाना, पता लगाना। पशुओं में रोग निदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र, स्टेट डिजीज डायग्नोसिस सेंटर, 6 क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र एक राज्य स्तर पर बनाया गया है, पूरे राज्य स्तर पर एक, और 6 क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र, यानी कि रीजनल डिजीज डायग्नोसिस सेंटर। कितने? 6। एक तो है स्टेट का पूरा, 6 कौन से? रीजनल डिजीज डायग्नोसिस सेंटर यानी कि RDDC। तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है इनकी। और 27 है जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट डिजीज डायग्नोसिस लेबोरेटरी या सेंटर, DDL। D का मतलब डिस्ट्रिक्ट, D का मतलब डायग्नोसिस, और L का मतलब लेबोरेटरी संचालित की जा रही है। तो ये बात आपको भी ध्यान में रहनी चाहिए। एक तो राज्य स्तर पर हो गया कौन सा? डिजीज डायग्नोसिस सेंटर, यानी कि रोगों को निदान पता लगाने वाले, एक तो राज्य स्तर पर हो गया। 6 हो गए क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, जैसे मान 4 जिलों पर हो गया, 5 जिलों पर क्षेत्र हो गया, और 27 है पर जिले पर, 27 है पर जिले पर। तो ये आपको ध्यान रखना है रोग निदान के अंदर। इनके अलावा विभाग द्वारा बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, असिस्टेंस टू स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। ए का मतलब असिस्टेंस, एस का मतलब है स्टेट, 4, सी का मतलब कंट्रोल, ए और ए का मतलब एनिमल, डी का मतलब डिजीज। ये फुल फॉर्म आपको याद करनी है। ये पूरे बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाया जाने वाला क्या एक कार्यक्रम है, ASCAD। ए का मतलब असिस्टेंट, एस का मतलब स्टेट, 4, सी का मतलब है कंट्रोल, उसके बाद में ए का मतलब है एनिमल, डी का मतलब डिजीज। ASCAD ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। पशुओं में रोग निदान हेतु प्रयोगशाला स्थापित की गई है जो निम्न है: राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र SDDC, स्टेट डिजीज डायग्नोसिस सेंटर, क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र रीजनल डिजीज डायग्नोसिस सेंटर, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। जिला स्तरीय रोग निदान प्रयोगशाला DDL, डिस्ट्रिक्ट डायग्नोसिस लेबोरेटरी। तो ये क्या है, रोग निदान की जो राज्य के अंदर जो कार्यगत संस्थाएं हैं वो है। उससे पहले अपने चिकित्सा के बारे में जो पढ़ी थी भी कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है। तो ये जो आज का जो मैंने बात बताई है वो अति महत्वपूर्ण है, याद रहनी चाहिए। बाकी जो बचा पार्ट है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।